Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Welcome back after Eid. I hope आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको रिवाइज भी किया होगा इन छुट्टियों में। तो अच्छा, हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो उसमें लेटर राइटिंग का थोड़ा सा एक रेफरेंस आया था, एक क्वेश्चन था, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मेरा ख्याल हम कर रहे थे, जिसके एंड पे था एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन था, वो जो कल्चर्स वाला चैप्टर था, राइट, उसके अंदर। तो अब उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसको समझने के लिए हम लेटर राइटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज देख लेते हैं कि लेटर राइटिंग क्या होती है और फिर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेटर राइटिंग, व्हाट इज़ अ लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस थॉट्स, feelings, requests, complaints, or information from one person to another. It may be formal or informal. तो लेटर राइटिंग बेसिकली क्या है? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो उनमें से एक मेथड है लेटर राइटिंग, ठीक है। प्रीवियस अगर आप देखें ना तो बहुत पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था लेटर राइटिंग को, लेकिन आज भी अगर हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए देखें तो लेटर राइटिंग को ही इस्तेमाल किया जाता है हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर हम इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें तो उसमें जो कमी आ गई है वो इस वजह से क्योंकि अब हमारे पास व्हाट्सएप और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट फॉरम्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिसमें कम्युनिकेट किया जा सकता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल वे में, ठीक है। इसके अलावा ना एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको यूजुअली हम नहीं बनाते, वो क्या है? वो है सेमी फॉर्मल, ठीक है। तो हम जब डिस्कस करेंगे ना इनफॉर्मल को तो मैं उसके अंदर आपको सेमी फॉर्मल को भी समझाऊंगी कि सेमी फॉर्मल को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके अंदर हम किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्योंकि हम आज पहले फॉर्मल लेटर को पढ़ेंगे तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी FBISC सिलेबस एंड एग्जामिनेशन। हमें पता है कि लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मल लेटर है वो क्या होता है? फॉर्मल लेटर वो होता है जो कि प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, जो ऑफिशियल चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब दीज टाइप ऑफ लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल, एकेडमिक और प्रोफेशनल पर्पसेस। तो किस किस पर्पस के लिए लिखा जाता है? ऑफिशियल पर्पस के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए या फिर प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए, नो स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप स्लैंग लैंग्वेज का, जो आजकल जेनजी की लैंग्वेज है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इन योर फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे स्लैंग्स को तो, लेकिन क्या है फॉर्मल लेटर के अंदर तो बिल्कुल ही आपने इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है। कोई भी आपकी कोई जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज ना हो। आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको भी कोशिश करें कि पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए इस तरह के लेटर्स के अंदर। फिर क्लियर एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके जो सेंटेंसेस हैं उनका। इसके अलावा टू द पॉइंट बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट लाइन, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट लाइन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम एक सब्जेक्ट लाइन ज़रूर लिखते हैं और उसको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये लेटर्स किस किस को लिखे जाते हैं। सबसे पहले तो स्कूल में लिखा जाता है। स्कूल में आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, अपनी क्लास टीचर को लिख सकते हैं, किसी भी टीचर को अगर आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं या प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो सब कुछ क्या होगी? वो आपकी फॉर्मल लेटर की तरह ही लिखी जाएगी। फिर अगर दूसरी बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जब लिखते हैं, आप किसी भी ऑफिस में लिख सकते हैं, आप FD के अंदर लिख सकते हैं, आप PTCL में लिख रहे हैं, आप किसी भी जो भी पाकिस्तान का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसके अंदर अगर कोई लेटर लिख रहे हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लिख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं या कहीं भी लिख रहे हैं, तो वो सब कुछ क्या होंगे? वो भी फॉर्मल वे में ही लिखे जाएंगे। इसके अलावा आप जो एडिटर्स को लिखते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर्स वगैरह को, तो वो लेटर भी क्या होते हैं? वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उनका भी यही सेम स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा आप किसी कंपनी को लिख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट नहीं आ रहा तो आपने उसके लिए किसी कंपनी को लिखना है, या फिर कोई पानी का मसला आ रहा है तो पानी की किसी कंपनी के बारे में आप लिख रहे हैं, या बिजली नहीं आ रही या कोई भी ऐसा मसला है तो किसी कंपनी को लिख रहे हैं वो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, तब भी आप क्या करेंगे? तब भी आप एक फॉर्मल लेटर ही लिखेंगे। तो याद रखें कि फॉर्मल लेटर किस पर्पज़ के लिए लिखा जाता है और किन लोगों को लिखा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, पहले हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्चुअल लेटर के ऊपर आएंगे। अच्छा, अब स्ट्रक्चर को डिस्कस करते वक्त आपने कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। तो जब भी आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस। आप अपना एड्रेस सबसे पहले लेटर में लिखते हैं, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। अब आप कौन है? आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये लेटर राइटिंग किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं? ये आप एग्ज़ाम के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। तो
एग्ज़ाम के लिए जब आप ये सीख रहे हैं तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में जब वहाँ बैठे होंगे तो आपने अपना वो वाला एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसके अलावा भी जब आप जनरली भी अपना कोई लेटर लिख रहे होते हैं उसमें तो आप अपना घर का एड्रेस खुद लिखेंगे, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर इन योर एग्ज़ाम, ठीक है, आपने पेपर में जब लिखना है तो उस टाइम पे जो आपका एड्रेस होगा ना वो एक ही एड्रेस है, वो है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। आप अपनी कोई भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर। आप अपनी सिटी का नाम, अपना नाम या कुछ भी नहीं लिख सकते, इवन अपने स्कूल का नाम भी नहीं लिख सकते अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपने एग्जामिनेशन हॉल के बाद जो अपनी सिटी लिखनी है वो आप ABC लिख दें, ओके। यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। ये डॉट लगाए ABC, इसकी वजह से आ रहा है, अदरवाइज आप ABC तीनों में डॉट ना लगाए तो भी कोई मसला नहीं है, ओके। सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने सेंडर का एड्रेस लिखा, इसका मतलब है कि आपने अपना एड्रेस लिखा। तो आपने क्या लिखा, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC। राइट आफ्टर दैट, बगैर कोई लाइन छोड़े, यू हैव टू मेंशन द डेट। आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। तो आज फॉर एग्जाम्पल 1 जून है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2026, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट, ठीक है। ये मेरा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पेपर, लेकिन आप लोगों ने इसको बिल्कुल सीधा लिखना है, ओके। तो एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC और आपने उसके बाद डेट लिख दी। अच्छा, डेट लिखने के बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू लीव वन लाइन। आपने एक लाइन खाली छोड़नी है, ओके। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन दैट लाइन, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस। अब आप उस इंसान का एड्रेस लिखेंगे जिसने इस लेटर को रिसीव करना है। फॉर इंस्टेंस, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, टू योर न्यूज़पेपर एडिटर, तो आप उसके बाद यहाँ पर एड्रेस उसका लिखना शुरू करेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद, ठीक है। आपने अपना एड्रेस और डेट इकट्ठे लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, एंड देन यू आर राइटिंग द एड्रेस ऑफ रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दी एडिटर, ओके। अब जो एडिटर है वो किसी न्यूज़ चैनल का ही होगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर DEF न्यूज़ लिख सकते हैं, क्योंकि आप ABC ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो फिर खाली द न्यूज़ भी लिख सकते हैं, DEF न्यूज़ लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हैं, ओके। लेकिन आप किसी न्यूज़ कंपनी का, किसी चैनल का, किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखेंगे, ओके। आप उसके अंदर इस तरीके से द न्यूज़ लिख दें या द न्यूज़पेपर लिख दें, या फिर जो भी आप इस तरीके से खुद से बना के लिखना चाहते हैं वो लिखें। याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की कोई आइडेंटिटी रिवील करने की आपको परमिशन नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते, ओके। फिर क्या है, इसके बाद यू हैव टू लीव वन लाइन अगैन। आपने यहाँ पर फिर क्या करना है, यू हैव टू लीव वन लाइन अगैन। आपने एक लाइन छोड़ दी यहाँ पर, उसके बाद अब आपने लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अब क्या होगा, सब्जेक्ट आपकी एक फॉर्मल, आप कह सकते हैं कि टाइटल लिख रहे हैं। आपका जो लेटर जिस चीज़ के बारे में है उसके बारे में आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, चाहे वो एक फ्रेज के फॉर्म में हो या क्लॉज के फॉर्म में, वो पूरा सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। एक लाइन के अंदर ही लिखा जाता है सब्जेक्ट को, और वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन रिगार्डिंग वाटर सप्लाई, ठीक है, कंप्लेन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप, कोई भी इशू चल रहा है, जिस चीज़ के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में एक फ्रेज आप इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। बहुत लंबी लाइन नहीं होनी चाहिए और एक लाइन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपका सब्जेक्ट, उस एक लाइन के अंदर ही पूरा आना चाहिए सब्जेक्ट, ओके। फिर क्या है इसके बाद जब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन। अब ये चीज़ मैंने लिखी है ना यहाँ पर, इसको आप एज इट इज़ कॉपी कर लें अपने पास, ओके। थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या किया है। आपने एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, डेट लिखी, एक लाइन छोड़ी, देन आपने रिसीवर का एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, और फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, और फिर आपने एक लाइन छोड़ दी। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मेट आप इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। तो आपने यहाँ तक फॉर्मेट लिख लिया, अब इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को, आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, इसके बाद अब आपने लिखना है सैल्यूटेशन, जिसका मतलब है कि आप जो लिखते हैं ना उसके अंदर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है, या सर मैडम जो भी आप लिख रहे होते हैं आपने वो लिखना है। ये लाइन छोड़ने के बाद आपने क्या लिखा यहाँ पे, सर या मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम, कुछ भी इस तरीके से लिखना है। अब एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि जब आप
फॉर्मल कोई चीज़ लिख रहे होते हैं ना, फॉर्मल लेटर हो या कोई भी फॉर्मल चीज़ है, कोई भी एकेडमिक आपका आर्टिकल है, कुछ भी, उसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी होती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप वर्ड्स को छोटा करके लिखते हैं ना, जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं, ठीक है, कैन नॉट को कैंट लिखते हैं, और इस तरीके से मैडम को मैम लिख रहे होते हैं। तो जब आप फॉर्मल चीज़ लिख रहे हैं ना, उसके अंदर यू आर नॉट सपोज टू यूज़ कॉन्ट्रैक्शन, आपने उसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करनी, आपने उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने हैं पूरे पूरे, ओके। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से बच्चे इसमें मार्क्स लूज करते हैं, ठीक है, ये इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, फिर आपने यहाँ तक कर लिया, फिर आपके पास आती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब ये है कि 3 प्रॉपर पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये बॉडी के अंदर ही आपका इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से बात लिखनी है, अपने टॉपिक को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है, फिर उसके बाद ये एक्चुअल टॉपिक, उसकी डिस्कशन आएगी, फिर आपका जो है वो क्या होगा, कंक्लूजन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसमें आप रिकमेंडेशन भी आ सकती हैं, आपकी जो 3rd पैराग्राफ है ना, इसको आप रिकमेंडेशन में लेके जाएं और क्लोजिंग लाइन एंड पे ले जाएं, ठीक है। कि मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से 3 पैराग्राफ लिखने हैं। अगर आप लोग अपने लेटर के अंदर सिर्फ 1 पैराग्राफ बनाकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट राइटिंग अ गुड पैराग्राफ, सॉरी गुड लेटर, ठीक है। तो आपको पूरे मार्क्स उसमें नहीं मिल रहे होंगे। यू हैव टू डिवाइड द कंटेंट इनटू 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स एंड देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट, ओके। आपने 3 पैराग्राफ्स के अंदर उस चीज़ को लिखना है जो आप 1 पैराग्राफ में लिख रहे हैं। फिर क्या है, फिर आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है जिसमें आप लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ठीक है, वो आपने लिखना है। और फिर आपने XYZ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फॉर्मेट के बारे में है, वो ये है कि आपने यहाँ पर देखा होगा, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ओके। सो ये क्या है, योर सिंसियरली, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रफी नहीं है, ओके। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बहुत दफ़ा देखी है। जब भी मैं लेटर किसी का चेक कर रही होती हूँ तो सबसे पहले नज़र ही यहाँ जाती है, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, वट एवर यू आर राइटिंग, बट मेक श्योर कि आप इसके ऊपर कोई अपॉस्ट्रफी नहीं लगा रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रफी नहीं आती, दैट्स इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको कोई अपॉस्ट्रफी नजर आ रही है, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रफी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, आपने इस तरह का कोई अपॉस्ट्रफी यहाँ पर नहीं लगा कर आनी, ठीक है। यहाँ पर कोई अपॉस्ट्रफी नहीं है, कोई अपॉस्ट्रफी यहाँ पर नहीं आएगी। योर सिंसियरली सीधा सीधा लिखा जाएगा और योर सिंसियरली के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा और एंड पे आप XYZ लिख के अपने लेटर को एंड कर देंगे, ओके। नेम अपना आपने नहीं लिखना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करनी एंड यू हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मेट विच आई हैव डिस्कस्ड ऑन द बोर्ड। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्चुअल लेटर राइटिंग, एक्चुअल लेटर। अब ये हमारे पास एक सैम्पल है। अच्छा, सैम्पल को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं ना अपनी प्रिंसिपल को, तो आपका एड्रेस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के एड्रेस से ही स्टार्ट कर देंगे, ओके। और प्रिंसिपल के एड्रेस के बाद आप डेट लिख देंगे, ओके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल, आप जिस स्कूल में है उसी की प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे ना, आप किसी और प्रिंसिपल को जाके लेटर नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे कि आपको छुट्टी चाहिए, अब अपने प्रिंसिपल को ही लिखेंगे। तो उसके अंदर आपका अपना एड्रेस मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ओके। उसमें अपनी क्लास मेंशन करते हैं, वो भी जहाँ पे XYZ लिख रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि उस तरह के फॉर्मल लेटर के अंदर ये वाला जो एड्रेस है ये नहीं लिखा जाएगा। आप यहाँ पे द प्रिंसिपल और स्कूल से स्टार्ट करेंगे और फिर अब जो डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी इस जगह की बजाय, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। जब आप प्रिंसिपल को लिख रहे होंगे तो आपने किस तरीके से लिखना है, द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स को प्लीज़ गौर से देख लें कि प्रिंसिपल के अंदर ए आता है, AL वाला प्रिंसिपल आता है, LE वाला प्रिंसिपल नहीं है, वो फिजिक्स वाला प्रिंसिपल है, उसको नहीं आपने लिखना, ठीक है। AL इज़ द राइट स्पेलिंग, ओके। इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर क्या है, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं IMCG या IMCB, लेकिन सेक्टर भी आगे नहीं लिखिएगा, ठीक है। आगे इस्लामाबाद लिख दें, चाहे आप जैसे ठीक लगता है वैसे कर दें, या फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दें, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने पूरे स्कूल का नाम एग्जैक्ट सेक्टर के साथ नहीं लिख कर आना, या जो स्पेसिफिक वर्ड आपके स्कूल के नाम के साथ आते हैं वो नहीं लिखने, ठीक है। फिर आपने डेट यहाँ पे लिख दी, जो भी आपकी डेट होगी, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ योर एप्लीकेशन। अब वापस आ जाते हैं हम अपने फॉर्मल लेटर पे और हम देख लेते हैं कि लेट्स इरेज इट, इट्स नॉट वर्किंग, ओके। अच्छा,
तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पैटर्न के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और फिर आपने डेट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें एक लाइन यहाँ पे छुटी हुई है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। ये आपका जो बुक है सिटी ABC लिख सकते हैं बच्चा, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो प्रिंसिपल के बाद भी अगर आप पूछ रहे हैं ना, एप्लीकेशन का पूछ रहे हैं, तो यस आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। IMCG जो भी लिख दें और फिर उसके बाद सिटी ABC आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC और फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर डेट आ गई, ठीक है। आज क्या डेट है? आज 1 जून है, तो हम इसको 1 जून 2026 भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहें आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट। फिर आपने एक लाइन यहाँ पे छोड़ी, जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया था। फिर आपने क्या लिखा? द एडिटर, बिकॉज यू आर राइटिंग दिस लेटर टू द एडिटर, तो आपने यहाँ पे एडिटर लिखा। फिर आपने न्यूज़पेपर और सिटी ABC। अच्छा, हमने टॉपिक तो देखा ही नहीं था, हम डायरेक्ट पैटर्न पे आ गए। टॉपिक क्या है? टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। अब आप एक लेटर लिखना है आपने न्यूज़पेपर एडिटर को, किस चीज़ के बारे में? ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जब भी आपके पास एप्लीकेशन, लेटर या कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो पहली चीज़ आपने करनी है टैप। टैप का मतलब क्या है? टैप का मतलब ये है कि टेक्स्ट टाइप, ऑडियंस एंड पर्पस। आपको टेक्स्ट टाइप पता चल गया कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। ऑडियंस, किसने इस लेटर को पढ़ना है? हु इज़ द ऑडियंस ऑफ द लेटर? कौन इस लेटर को पढ़ने वाला है? क्या ये लेटर आप अपनी टीचर के लिए लिख रहे हैं? क्या ये आप न्यूज़पेपर एडिटर के लिए लिख रहे हैं? प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं? किसके लिए लिख रहे हैं? आपने ये नहीं सोचना कि ये एग्जामिनर ने पढ़ना है जिसने आपको मार्क्स देने हैं। ये लेटर उस बंदे ने पढ़ना है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिटर ने पढ़ना है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो जब भी कोई लेटर किसी स्पेसिफिक इंसान को लिखा जा रहा है, वो आपकी ऑडियंस है, ठीक है। उस ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए आप वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी टोन उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, आप रजिस्टर्स उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स, जो वोकैबुलरी, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो टोन आपकी होगी, वो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस होगी कि जिसने उस लेटर को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्पस आ जाता है कि पर्पस क्या है लिखने का, क्यों लिख रहे हैं ये लेटर। तो लेटर लिखने का पर्पस क्या है? अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। अब एक बात का ख्याल रखें कि जब आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं ना, तो एडिटर 2 काम कर सकता है। या तो वो आपका लेटर पब्लिश कर देगा न्यूज़पेपर के अंदर, या वो उसके अकॉर्डिंग कोई आर्टिकल लिख सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोई आर्टिकल पब्लिश कर सकता है न्यूज़पेपर के अंदर। ये 2 कामों के अलावा वो एडिटर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम है, आके इसको सॉल्व करो, मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, आके बिजली लगा दो। नहीं, दैट पर्सन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली। वो पर्सन अवेयरनेस लेकर आ सकता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, अवेयरनेस रेज कर सकता है। इसके अलावा आपकी जो वॉइस है वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकता है। तो ये 2 काम हैं जो आपका न्यूज़ एडिटर कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। तो आपने जब अपना लेटर न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि काइंडली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। आपने उसको ये बताना है कि आप क्या कर सकते हैं। वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, यू हैव टू मैंशन योर पर्पस इन योर लेटर, ठीक है। आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास ये पता चल गया कि आपके पास टैब क्या है, टेक्स्ट टाइप क्या है, ऑडियंस क्या है, पर्पस क्या है। अब आधी मुश्किल तो यहीं आसान हो गई, आधे आपके मुश्किल यहीं पर आसान हो गई। अब आपको लेटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है आप लेटर में क्या लिख रहे हैं। अच्छा, फिर आपने एड्रेस लिख लिया इस तरीके से, सिटी ABC। आप दोबारा से सेम सिटी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका जो सिटी है, आप उसी सिटी के ही न्यूज़पेपर में बात कर रहे होंगे, उसी के एडिटर को लिख रहे होंगे, राइट। क्योंकि आपका प्रॉब्लम जो है वो उसी सिटी से रेलेवेंट है, तो ये आप सेम लिख सकते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट। अच्छा, अब देखें इस सब्जेक्ट में ना ये वायलेशन नीचे चला गया, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कंसर्निंग ट्रैफिक इश्यूज़, ये भी कर सकते हैं, ट्रैफिक वायलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। आप इसको पूरा बेशक ना लिखें, ये इसलिए भी नीचे आ गया क्योंकि इस वाली जगह को कंज्यूम नहीं किया गया प्रॉपर्ली, वरना जो आपका सब्जेक्ट है वो 1 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट लिखते वक्त आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जितने भी मीनिंगफुल वर्ड होंगे ना सब्जेक्ट के अंदर, उसका हर पहला लेटर कैपिटल होगा। जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, ये एंड, फॉर वगैरह, ऑन, इन, आउट वगैरह, इस तरह के वर्ड्स को निकाल के जो आपके मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, जैसे कंसर्निंग है, पुअर है, ट्रैफिक है, कंडीशंस है, फ्रीक्वेंट है, रूल है, वायलेशंस है, इन सब का अगर आप देखें ना तो पहला लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे टाइटल लिखते वक्त आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर हर मीनिंगफुल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहें तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। स्केल से एक लाइन लगा लिएगा अच्छी सी, जिससे आपकी थोड़ी सी जो है वो नीटनेस वहाँ पे नज़र आ रही होगी।
बाकी आपने सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। फिर आपने एक लाइन छोड़ी एंड देन यू हैव टू राइट योर सैल्यूटेशन, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू हैव टू राइट दैट। उसके बाद जब भी आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं ना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड that you have to start with the same line which I have written in my letter. तो आपने इन्हीं एग्जैक्ट सेम लाइन्स को याद कर लेना है फर्स्ट। ये जो यहाँ तक लाइन है ना, इस बात के बारे में बात करिए, ठीक है। इस पहले सेंटेंस को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो जब भी आपके पास एडिटर के लिए लेटर आएगा, आपने इस लाइन को एज इट इज लिख देना है। अब ये लाइन क्या है? Through your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards, अब जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आप उसको यहाँ पे अंडरलाइन वाली जगह पे लिख देंगे। वट एवर द प्रॉब्लम इज, यू कैन राइट यहाँ पे ऑन दिस इंस्टेड ऑफ दिस लाइन, ओके। सो वट एवर द प्रॉब्लम यू हैव टू राइट इन दिस ब्लैंक एरिया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जब भी क्या है, न्यूज़पेपर एडिटर के लिए आ रहा है, अब वो क्या कर सकता है? देखिए ये बात आपकी क्लियर यहाँ पर हो जाती है पहली लाइन के अंदर कि थ्रू योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स दिस स्पेसिफिक इशू। आप उसको कह ही नहीं रहे, अब पूरा क्लियर है कि आप उसके फॉरम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात पहुँचाने के लिए, अवेयरनेस कॉज करने के लिए, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर लेटर टू द एडिटर। फिर क्या है? Over the past few months, traffic jams, reckless driving, and frequent violation of traffic rules have increased significantly. तो अब क्या है? अब आपने उसको बता दिया प्रॉब्लम क्या है। ओके, या सो आपने प्रॉब्लम बता दी कि प्रॉब्लम है क्या। आपने एक दो लाइन के अंदर वो सारी की सारी प्रॉब्लम बता दी। फिर आपने बताया many drivers ignore traffic signals, drive on the wrong side, and overtake dangerously. This cause inconvenience to the public and increase road accidents. School children and elderly pedestrians are especially at risk. So you have to explain the problem first. Whenever you are writing about a problem, you have to explain the problem in the first paragraph along with the introduction line. ठीक है, आपने introductory line इस्तेमाल की and then you have to explain the problem. Once the problem is explained, then you can talk about the solution. Then you can talk about the other things. उसके इफेक्ट्स क्या पड़े हैं, पहले पूरी प्रॉब्लम डिस्कस हो गई, उस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या हो रहा है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ्स की इन योर लेटर राइटिंग, जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं। आपने प्रॉब्लम बताई और उसी का ही प्रॉब्लम कॉज क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद उसका जो इफेक्ट आ रहा है आपने वो भी डिस्कस कर दिया एक लाइन के अंदर, ठीक है, कि दिस कॉजेज इनकन्वीनियंस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है, ठीक है, और रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो जो आपने डिस्कस की थी। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ट्रैफिक लॉज, increase patrolling and launch awareness campaigns to ensure public safety. Proper planning and discipline can greatly improve situation. अब क्या है, अब आपने इसके बाद अपनी सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है वो भी आपने आगे रख दी। आपने बता दिया कि आप क्या चाहते हैं, आप हायर अथॉरिटीज़ को क्या कहते हैं। आप उनसे, आप देखिए आपने ये नहीं लिखा कि आई रिक्वेस्ट यू, या आप उसको नहीं कह रहे कि वो एक्शन ले, आपने अथॉरिटीज़ को मेंशन किया है, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़, ठीक है, टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ट्रैफिक लॉज। अब जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने इसको इन्फोर्स करना है, उन्होंने पेट्रोलिंग इंक्रीज़ करनी है, उन्होंने जो है लॉज को जो है वो स्ट्रिक्ट बनाना है, उन्होंने लोगों से लॉज को फॉलो कराना है, ठीक है। आपने एडिटर से कुछ नहीं करवाना, ओके। फिर क्या है, फिर आपके पास आती है एंड आपकी कंक्लूजन। आई होप दिस मैटर विल बी टेकन सीरियसली एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन एट द अर्लीस्ट। अब इस लाइन को भी एज इट इज़ याद कर लें, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था ना कि शुरू की इंट्रोडक्शन वाली लाइन को याद कर लें, बिल्कुल इसी तरह आप इसको याद कर लें। आप इसको लेटर जो एडिटर को लिख रहे हैं तब भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की कंप्लेन कर रहे हैं तब भी आप इसको एज इट इज़ लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। I hope this matter will be taken seriously and necessary action will be taken at the earliest. ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर्मल कंक्लूजन करनी है। उसके अंदर क्या होता है, यू हैव टू राइट योर सिंसियरली और योर ट्रूली। अब अगेन दोबारा बता रही हूँ मैं ये बात, इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रफी नहीं है, ठीक है। योर सिंसियरली सीधा सीधा लिखना है, यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रफी नहीं लगेगी। उसके बाद आप अपना रियल नेम नहीं लिख सकते, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे XYZ लिख के अपने लेटर को एंड कर देंगे। उसके बाद आप अपने लेटर को दोबारा से पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो आपने ना लिखी हो, आप उसको करेक्शन करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, आप अपने लेटर को छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर से लेटर को थोड़ा सा
जूम आउट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके एग्ज़ाम में आपका जो लेटर है वो किस तरीके से नज़र आना चाहिए। आपका लेटर इस तरीके से नज़र आना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके 2 पेजेस लग जाएंगे लेटर लिखते वक्त, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे पेज के अंदर तो आपकी ये जो फॉर्मेट है वही चला जाएगा अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना है इसी तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपने लेटर को 3 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। 1.5 पेज तो कहीं नहीं किया ना, उस तक तो आपका लेटर जाएगा ही जाएगा। तो आपने इस चीज़ का इस तरीके से ख्याल रखना है कि आप लेटर को जब आप देखें आपके एंड पे लिखा गया है तो वो बिल्कुल इसी तरह से नजर आना चाहिए, ठीक है। और पैराग्राफ लिखने के ना 2 तरीके हैं। कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं इधर से, फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टेड सर आपने लिखा है ना यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी लाइन छोड़ेंगे और फिर उससे स्टार्ट करेंगे। वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनली फॉलो होने वाला ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप इस तरीके से भी पैराग्राफ लिख सकते हैं कि कोई स्पेसिंग ना बचे, ठीक है। आपके 3 पैराग्राफ है, साफ नजर आ रहा है कि 3 अलग अलग पैराग्राफ हैं, आप एक लाइन छोड़ के भी अगले पैराग्राफ की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा तरीका होता है, बच्चे स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा रिस्पेक्टेड सर या सर लिखा, जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद आपने अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट की और फिर यूँ चले गए आप, राइट। तो ये तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। इट्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से लिखते हैं। नहीं बच्चे, आपके पास ई शीट पे एक पेज नहीं होता, आपके पास अच्छी खासी स्पेस दी जाती है ई शीट पे। मैं आपको ई शीट भी दिखा दूंगी। वैसे तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन के अंदर। हम लोगों ने जब आप लोगों की क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों को दिखाया भी था। लेटर राइटिंग के लिए एक पेज नहीं होता, ज़्यादा 2 पेजेस तो कम से कम है। मेरा ख्याल है 3 पेजेस दिए जाते हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। अच्छा, बाकी आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है। हाउ मच टाइम डू वी हैव फॉर, ओके अच्छा अब टाइम खत्म हो गया है। एक और लेटर है, अगर आप इसको देखना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये एक कंप्लेन का लेटर है, इंटरनेट सर्विस की कंप्लेन का लेटर है। आप इसको देख लें, ये बहुत अच्छे तरीके से वेल रिटन एक लेटर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ले लें। अगर नहीं ले रहे तो आप अपनी तरफ से खुद भी लिखने की कोशिश करें। अच्छा, एक और स्टूडेंट कह रहे हैं एक ही पेज होता है, एग्जैक्टली, ओके लेट्स सी दैट। मैं इसको रीचेक करके आप लोगों को फिर बता दूंगी कल की क्लास में कि हमारे पास 1 पेज होता है या 2 पेजेस होते हैं। बस अभी हमारे पास यहाँ पे ई शीट मौजूद है, लेकिन टाइम क्योंकि कम है तो इसलिए मैं आज की क्लास में आपको नहीं दिखा सकती। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अगर 1 पेज भी हो तो 1 पेज पे भी आप अगर इस तरीके से लेटर लिख रहे हैं तो दैट्स इनफ स्पेस, राइट। अच्छा, अब कोशिश करिएगा कि कंप्लेन अबाउट पुअर इंटरनेट सर्विस पे आप खुद से एक लेटर लिखें और आप उसको यूट्यूब की वीडियो के कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर ड्राइव पे अपलोड करना चाहें तो वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपका वहाँ पे लेटर का रिस्पांस ज़रूर दूंगी। अगर आप लोग लेटर सेंड करेंगे तो ज़रूर इस पे लेटर लिखिएगा। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिख के रखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें और इसको पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इनफॉर्मल लेटर को डिस्कस कर लेंगे और जितनी जो स्पेस हमें दी जाती है उस स्पेस को हमने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ई शीट वगैरह को, वो भी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देख लेंगे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।